Friends, how are you? Welcome again in my YouTube channel Biology Classes. Myself Dr. राकेश शर्मा. स्टूडेंट, आज मेरी जो वीडियो का टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल। जैसे बच्चों हमने आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो चेंजेज हैं, जैसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी घटनाएँ घटती हैं ओव्यूल के अंदर, तो उनमें हमने बताया था कि जो ओव्यूल है आफ्टर फर्टिलाइजेशन उनमें क्या क्या होता है। देखिए, पहला हमने बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि पहले सबसे क्या होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट है, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्टूडेंट्स दो चीज़ें बनती हैं जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। जो ओवूल का फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसमें दो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कौन कौन सी स्ट्रक्चर बताई थी आपको? जैसे नंबर 1 पहले बताया था हमने एक डिप्लॉयड जाइगोट। जो डिप्लॉयड जाइगोट है एक तो ये बनता है जो जेनेटिव फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जब डेवलपमेंट होगा एक तरह से, तो सबसे पहले दो चीज़ें यानी कि डेवलप करती हैं। पहला हो गया एक डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। नंबर 2 फर्टिलाइजेशन के बाद दूसरा क्या बनता है स्टूडेंट्स? ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये दो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो हमने इनका आपको डेवलपमेंट बताया था कि कैसे जाइगोट से डेवलपमेंट होके एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमने पिछली वीडियो में आपको कराया था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द, जैसे कहते हैं, जाइगोट। और ये उससे भी पहले बताया था कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी कि जो ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये आफ्टर डेवलपमेंट चेंज इनटू एंडोस्पर्म। तो स्टूडेंट, क्योंकि पहले एंडोस्पर्म डेवलप करता है, हमने पहले ही बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्राइमरी एंडोस्पर्म, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जो उसका सेकेंड यानी कि फर्टिलाइजेशन था, जो दूसरा फर्टिलाइजेशन जिसको हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसका जो प्रोडक्ट है वो है ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो आफ्टर डेवलपमेंट क्या बनाता है? वो बनाता है एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म क्या है स्टूडेंट? जैसे पहले भी हमने बताया कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। तो पहले क्योंकि एंडोस्पर्म डेवलप करता है, फिर साथ साथ जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो ये चीज़ें हमने आपको पिछली वीडियो में बताई हैं। इसके बाद अब और क्या क्या चेंजेज होते हैं, फर्टिलाइजेशन का और क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, फर्टिलाइजेशन और किस किस चीज़ को स्टिमुलेट करता है। तो हमारे जो दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट और हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल और डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। यानी कि जो फ्रूट और सीड है इन दोनों का जो फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, इट इज़ आल्सो स्टिमुलेटेड बाय द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्योंकि इन दोनों का जो डेवलपमेंट होगा, फ्रूट का और जो सीड का डेवलपमेंट होता है, वो भी जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन उसको भी स्टिमुलेट करता है। तो कैसे, यानी कि एक जो सीड है वो कैसे डेवलप करता है ओव्यूल से, आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट यही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जैसा अभी हमने आपको बताया था, जब डेवलपमेंट हो जाता है यानी कि एक एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है उसके ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियो सेक में, और एक दूसरा जब प्राइमरी जो एंडोस्पर्म है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म यानी कि एक तरह से डेवलपमेंट के द्वारा एंडोस्पर्म बना लेता है। तो अब स्टूडेंट क्या होता है कि जो ओव्यूल का एम्ब्रियो सेक है, अब उस एम्ब्रियो सेक में जब एम्ब्रियो डेवलप करेगा तो ये देखा जाता है कि क्या उस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में वो सारा का सारा एंडोस्पर्म जो बना था वो एग्जॉस्ट हो गया, यानी कि यूज हो गया, या उसमें से बच जाता है। तो हम उसी के आधार पे अगर मान लेते हैं कि किसी एम्ब्रियो सेक के अंदर एंडोस्पर्म्स आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो वो परसिस्ट कर जाता है, रह जाता है, तो हम क्या कहते हैं फिर उसको, उस जो सीड बनेगा जब वो, तो उस सीड को हम क्या कहेंगे? एंडोस्पर्मिक। यानी इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि दो टाइप के यानी कि सीड होते हैं। जो सीड हैं वो दो टाइप के हैं, एक एंडोस्पर्मिक और एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। एक नॉन एंडोस्पर्मिक, यानी इसका मतलब क्या हुआ? एक तो वो सीड होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म्स परसिस्ट कर जाता है आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद भी जो एंडोस्पर्म है वो रह जाता है, यानी कि वो शेष रह जाता है। तो जिन सीड्स में इस तरह से एंडोस्पर्म्स परसिस्ट करेगा आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो,
हम उन सीड्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उन सीड्स को कहते हैं एंडोस्पर्मिक, या फिर इसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस सीड। ये एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं। और यदि बाय चांस मान लीजिए ये सारा का सारा एंडोस्पर्म स्टूडेंट्स एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में ही, तो क्या है फिर उसमें तो बचा ही नहीं, यानी कि एंडोस्पर्म रहता ही नहीं कुछ। तो तब हम उस सीड को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, या इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस सीड। ये दो टाइप के सीड हो सकते हैं। अब एक तो हो गए एंडोस्पर्मिक या एक नॉन एंडोस्पर्मिक। जैसे एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं, अब आप देखो जो हम ज़्यादातर मोस्टली जितने मोनोकोटिलेडन्स यानी सीड होते हैं, जो मोनोकोट के सीड होते हैं, जैसे वीट है, कैस्टर है, मेज़ है, राइस है, ये क्या हैं जो हम खाते हैं, जैसे चावल है, गेहूँ है, मक्का है, कैस्टर है, ये क्या हैं, ये एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, क्योंकि हम इनका एंडोस्पर्म खाते हैं। इनमें एंडोस्पर्म्स परसिस्ट करता है, इनमें एंडोस्पर्म रह जाता है आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, तो इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं एंडोस्पर्म मोस्टली, क्योंकि जितने भी मोनोकोट के सीड होते हैं ये एंडोस्पर्मिक होते हैं। अब दूसरा जो एक्स एल्ब्यूमिनस यानी कि जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं स्टूडेंट्स, वो कौन से होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड वो होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म्स कंप्लीटली एग्जॉस्ट कर जाए, यानी कि वो सारा का सारा यूजअप हो जाए, सारा खत्म हो जाए। कब, जब हम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखते हैं, यानी कि आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो अब ऐसे सीड कौन से होते हैं, ऐसे सीड के एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, उनमें आते हैं जो डाइकॉट प्लांट के सीड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आप जितनी भी दालें खाते हैं, पल्सेस लेते हैं, चाहे उसमें ग्राम हो, ठीक है, चाहे उसमें पी हो, सोयाबीन हो, तो जितने भी आप जैसे ग्राउंड नट हो, मूंगफली हो, तो ये क्या हैं स्टूडेंट, जितने भी जो डाइकॉट के सीड्स होते हैं, उन डाइकॉट प्लांट के सीड्स को हम क्या कह सकते हैं, उनको नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड कह सकते हैं। तो इस तरह से दो टाइप के सीड बनेंगे आफ्टर, यानी जैसे कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन, जब यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और एक तरह से जो ओव्यूल है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सीड है, सीड का फॉर्मेशन होता है किससे, अभी यहाँ लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल, कि जितने भी ओवरी के अंदर, अब जो ओवरी है, ओवरी के अंदर जितने भी ओवूल्स होते हैं, अब जैसे हमने ऑलरेडी पहले आपको बताया हुआ है कि ओवूल्स का जो नंबर है इट मे बी सिंगल और मोर देन वन, यानी कि एक भी हो सकता है किसी ओवरी के अंदर, या एक से वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो जितने भी ओव्यूल होते हैं, जितने भी या ओवूल्स पाए जाते हैं किसी ओवरी के अंदर, वो सभी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाते हैं, उनसे सीड का फॉर्मेशन होता है। तो अब वो सीड कैसे बनता है, यानी कि ओवूल कैसे सीड में चेंज होते हैं। तो स्टूडेंट अब देखिए क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो जैसे अब आप थोड़ा सा पीछे जाइए, आपने एक ओवूल का एक स्ट्रक्चर देखा है, तो अगर हम ओवूल में देखें तो ओवूल में क्या है, जैसे ये उसका एम्ब्रियो सैक हो गया, और इसको ये क्या है जो इंटेगुमेंट होते हैं, ये इंटेगुमेंट पाए जाते हैं। मेन दो इंटेगुमेंट मोस्टली हम किसी भी ओवूल में देखते हैं, एक होता है कौन सा, आउटर वाला, और एक होता है इनर। और ये जो दोनों इंटेगुमेंट्स होते हैं, ये क्योंकि कम्प्लीटली किसी जो एम्ब्रियो सैक होता है इसको नहीं ढकते, कवर अप नहीं करते, इसलिए क्या हो जाता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कुछ थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं। ये जो इंटेगुमेंट है, ये आउटर इंटेगुमेंट है और ये इनर वाला इंटेगुमेंट है। तो जो ये आउटर और इनर इंटेगुमेंट होते हैं, तो ये इंटेगुमेंट क्या करते हैं, थोड़ी सी यानी जैसे कहते हैं एक गैप छोड़ देते हैं, छोटा सा, ये जैसे कहते हैं ना एक पोर लाइक स्ट्रक्चर रह जाती है, जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ये आपने पहले हमने पढ़ाया भी था, ये माइक्रोपाइल है, जहाँ से मेनली जो पोलन ट्यूब है वो उसकी एंट्री होती है। और इसका जो अपोजिट एंड है माइक्रोपाइल का, वो क्या है, चैलेजा है। ये चैलेजा वाला एंड है, जहाँ से ये क्या है, जहाँ से ये इंटेगुमेंट अराइज करते हैं। और इसके नीचे क्या है, ये स्टॉक है, यानी कि जैसे कहते हैं ये फ्यूनिकल हो गया। और इस फ्यूनिकल को जो मेनली ओवरी की वॉल के साथ कनेक्ट करने वाला जो पॉइंट है, इसको हमने नाम दिया था हीलम या हीलस कहते हैं, ये हीलस हो गया। और इसके अंदर क्या था, स्टार्टिंग में जैसे हमने कहा था ये न्यूसेलस की सेल होती हैं। तो ये न्यूसेलस की कोई एक जो सेल है स्टूडेंट, वो ही डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाती है, उसका फीमेल गैमेटोफाइट बनाती है। तो अब ये जो यानी कि उसी से यानी कि ये एम्ब्रियो सैक बनेगा अर्ली स्टेज में, क्योंकि अगर आप एक यंग ओवूल को देखोगे तो उसमें क्या है, मास ऑफ सेल होता है, जिसको हम न्यूसेलस की यानी सेल कहते हैं, या न्यूसेलस जैसे नाम देते हैं। तो स्टूडेंट क्या है, अब देखो आफ्टर यानी कि जब डेवलपमेंट, जैसे ही मान लीजिए अब एम्ब्रियो भी बन गया,
एंडोस्पर्म का भी डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद में अब ओवूल कैसे यानी कि चेंज हो रहा है, तो ओवूल के जो ये आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स होते हैं, ये आउटर और इनर इंटेगुमेंट्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब ये धीरे धीरे हार्डन होते चले जाते हैं। यानी कि जो बाहर वाला आउटर इंटेगुमेंट है ओवूल का, ये धीरे धीरे कैसा हो जाता है, जैसे कहते हैं हार्ड हो जाता है और एक लेदरी टाइप का, जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा लेदरी टाइप का हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे डिहाइड्रेट होने लग जाता है और ये थिक हो जाएगा। तो ये आउटर यानी जैसे एक तरह से जो इंटेगुमेंट था अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आउटर, यानी जैसे कहते हैं सीड की ये आउटर कोट बनाएगा। अब ये जो आउटर कोट है हम इसको नाम क्या देते हैं, इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं टेस्टा। ये तो मान लीजिए सीड की आउटर कोट बन गई टेस्टा। और जो इनर इंटेगुमेंट था ये थोड़ा सा थिन रहता है, ये एक जैसे कहते हैं ये इसकी जो एक मेम्ब्रेनस टाइप की जैसे ना ये लेयर होती है जो बिल्कुल टेस्टा के नीचे पाई जाती है, क्योंकि जो इनर इंटेगुमेंट होगा वो ये इनर वाला इंटेगुमेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम टैगमन भी कहते हैं, ये टैगमन बना लेगा। यानी कि अब दो यानी कि जैसे कोट बन गई सीड की, एक सीड की कोट कौन सी होगी, आउटर यानी कि टेस्टा, और दूसरी उसके अंदर वाली कोट कौन सी बन गई स्टूडेंट, वो बन गई टैगमन। तो यानी कि दो एक कोट बन गई सीड की, और वो किससे बनी है, जो इनके इंटेगुमेंट है। एक तो ये चेंज आता है। दूसरा और क्या चेंज आता है अंदर, अभी जैसे मैंने बताया था कि जो ये फीमेल गैमेटोफाइट है यानी कि जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या होगा, उसमें जो एम्ब्रियो है एक स्टेज के बाद, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है एक स्टेज तक होता है। जैसे अभी हमने बताया जो अगर बाई चांस आप डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो उसमें क्या स्ट्रक्चर बनती है, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उससे दो मेनली जैसे कॉटिडन्स बनते हैं और प्ल्यूमूल बनता है। प्ल्यूमूल का जो नीचे वाला पार्ट यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस और प्ल्यूमूल्स की जो टिप है उसके बीच का जो पार्ट है एक एपिकोटाइल में डेवलप होता है, और इसी तरह से जो नीचे वाला पार्ट होता है यानी कि एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो रेडिकल में कन्वर्ट होता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए किसी डाइकोट के एम्ब्रियो का एक स्टडी करते हैं तो डाइकोट एम्ब्रियो में क्या है, दो कॉटिडन्स हो गए, प्ल्यूमूल हो गए, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल, ये यानी कि पार्ट डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, यानी कि उसकी जो ग्रोथ है एम्ब्रियो का जो यानी कि बनने की जो आगे की या जैसे कहते हैं ग्रोथ होती है वो हॉल्ट हो जाती है या रुक जाती है। अब वो एम्ब्रियो कैसा हो जाता है, एक डोरमेंट यानी जैसे कहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं ओवूल के अंदर जो सिक्रीट हो रहे हैं वो उसको इनहिबिट कर देते हैं, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। जैसे आपने पढ़े भी होंगे जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्लांट हार्मोन्स में जो ग्रोथ को प्रमोट करने वाले होते हैं जैसे ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है या साइटोकाइनिन है, एक होते हैं इनहिबिटर लाइक जैसे एब्सिसिक एसिड होते हैं, एब्सिसिक एसिड यानी ABA हार्मोन। तो इस तरह के कुछ केमिकल्स यानी कि ABA जैसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं और वो उस एम्ब्रियो की जो ग्रोथ है अब उसको नहीं होने देते, इसलिए एक एम्ब्रियो पर्टिकुलर स्टेज पे जाने के बाद डोरमेंट हो जाता है, यानी कि जैसे कहते हैं उसकी जो ग्रोथ है वो सस्पेंड हो जाती है, रुक जाती है। तो अब इसमें क्या रह गया, अब इसके अंदर जो ओवूल है एक एम्ब्रियो है, और अभी मैंने बताया था एम्ब्रियो के साथ साथ अगर मोनोकोट का है तो उसमें एक सिंगल कोटिडन रहेगा, और यदि मान लीजिए डाइकोट है तो उसमें दो कोटिडन्स रह जाते हैं। तो इस तरह से यानी कि एक एम्ब्रियो एक पर्टिकुलर स्टेज तक का डेवलप होने के बाद, अब मैंने अभी बताया था एंडोस्पर्म्स मे बी परसिस्ट और मे बी एग्जॉस्ट, यानी कि या तो वो रह सकता है या फिर वो समाप्त हो सकता है। अगर वो समाप्त हो गया तो फिर वो कैसा बनेगा सीड, वो यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक, और यदि उसमें रह गया कोई यानी कि तो जो एंडोस्पर्म है तो फिर वो कैसा बनेगा सीड, वो बनता है एंडोस्पर्मिक। अब वो यानी कि चीज़ें रहेगी, तो इसका मतलब इसमें अब दो चीज़ें रह जाती हैं, या तो एंडोस्पर्म भी होगा और एक एम्ब्रियो होगा साथ साथ। और क्या चीज़ चेंज होती है स्टूडेंट, जो इसकी माइक्रोपाइल है, ये जो माइक्रोपाइल की ओपनिंग है ये एक सीड की ओपनिंग में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि ये एक तरह से बंद नहीं होती, ये ओपनिंग क्लोज नहीं होती, बल्कि जब सीड भी बन जाएगा यानी कि उसके ऊपर सीड कोट भी बन गई तो तब भी ये क्या रह जाता है, एक तरह से उसका यानी कि पोर रह जाता है, क्योंकि इस पोर के द्वारा ही जब आप सीड को सोइंग करोगे यानी कि जर्मिनेट कराओगे तो स्टूडेंट जो सॉइल में से वाटर है या जैसे कि ये ऑक्सीजन है उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है यानी कि ऑक्सीजन को इनटेक करना, वाटर और या जो मिनरल्स हैं उनको रिटेन करना इन्वायरमेंट में से, वो किसके थ्रू होता है, मोस्टली वो इस माइक्रोपाइलर अपर्चर के द्वारा होता है। यानी कि जो माइक्रोपाइल का ओपनिंग है, माइक्रोपाइल की जो यानी कि जैसे कहते हैं ओपनिंग रह जाती है
उसके द्वारा होता है। तो ये उसमें हेल्प करेगा जब हम सीड की सोइंग करेंगे या उसको जर्मिनेट कराएंगे। और इसका जो मेन ये वाला पार्ट होता है स्टूडेंट्स, यानी कि नीचे वाला जो हीलम वाला पार्ट, और ये जो ये है इसका जो फ्यूनिकल है, ये एक स्टॉल्क के रूप में, जैसे कहते हैं हम, एक स्टॉल के रूप में रह जाएगा। यानी कि जब सीड यानी कि ओवरी की वॉल के साथ जो जुड़ा रहेगा एक स्टॉल के द्वारा, तो वो स्टॉल्क जो है वो किससे बनेगी, वो एक तरह से हीलम जो है, इसका जो ये फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल वाले भाग से बनती है। और ये जो हीलस है एक तरह से, या हीलम, ये ज़्यादा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो ओव्यूल है, ये ओवूल किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में। अब ये धीरे धीरे, क्योंकि इसके अंदर जो सीड के अंदर मान लो ओवूल की जो सेल्स थी, क्योंकि वो थोड़ा पहले उसमें पानी था, वो एक तरह से हाइड्रेट थी, तो अब धीरे धीरे क्या होता है कि उनमें से जो पानी है वो कैसा हो जाता है, वो निकल जाता है, यानी कि सेल के अंदर डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है। और अल्टीमेटली जो पानी की मात्रा है वो धीरे धीरे यानी कि जो वाटर कंटेंट है सीड के अंदर यानी ओवूल के अंदर, वो इतना रिड्यूस हो जाता है, और इट मेनली रीच अप टू, जैसे कहते हैं 10 to 15%। जो सीड के अंदर यानी कि एक तरह से पानी की मात्रा है वो 10 से केवल 15% रह जाती है। यानी कि लगभग ये मान लीजिए 90 to 85% जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है। इसलिए ये सीड कैसे हो जाते हैं, ये ड्राई बन जाते हैं। तो सीड जो है एक तरह से ड्राई हो गए, उनके ऊपर ये जो है कोट बन गई, यानी जैसे कहते हैं जो इंटेगुमेंट थे उन्होंने बाहर वाली टेस्टा और टैगमन बना लिए, अंदर उसका एम्ब्रियो डोरमेंट स्टेज में आ गया, यानी एक तरह से इनएक्टिव हो गया, सस्पेंड हो गया। एंडोस्पर्म्स में भी यानी कि परसिस्ट और मे नॉट बी परसिस्ट। अब रही बात जो न्यूसेलस की सेल थी, ये भी खत्म हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी जैसे कुछ प्लांट होते हैं स्टूडेंट, उन प्लांट में हम ये देखते हैं कि जो ये न्यूसेलस की सेल्स हैं वो इस एंडोस्पर्म जब बनेगा तो उस एंडोस्पर्म के बाहर एक लेयर के रूप में रह जाती हैं। जो अब जब आपने पढ़ा होगा, जब हमने बताया था कि जो एंडोस्पर्म है, तो एंडोस्पर्म क्योंकि न्यूट्रिटिव टिश्यू है, तो मोस्टली ज़्यादातर तो जैसे जो मोनोकोट के प्लांट होते हैं उन्हीं में क्योंकि एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है। तो यदि मान लीजिए एंडोस्पर्म जिनमें परसिस्ट कर रहा है, उनमें हम ये देखते हैं कुछ प्लांट के सीड्स में कि ये जो न्यूसेलस की सेल्स हैं, कुछ सेल्स न्यूसेलस की भी एक तरह से परसिस्ट कर जाती हैं। यदि बाय चांस वो सेल्स यानी कि न्यूसेलस की भी एंडोस्पर्म के बाहर की साइड एक लेयर के रूप में अरेंज हो जाएं, तो हम उनके लिए भी एक टर्म यूज़ करते हैं स्टूडेंट, और वो टर्म क्या है, वो है पेरिस्पर्म। यानी कि पेरिस्पर्म क्या होती है, इट इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूसेलस। जो न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस की जो सेल्स होती हैं वो एक लेयर के रूप में जो है अरेंज हो जाती हैं अराउंड द एंडोस्पर्म। और वो ज़्यादातर हम किन प्लांट्स में देखते हैं, जैसे स्टूडेंट ब्लैक पाइपर, जो ब्लैक पेपर के प्लांट होते हैं, यानी जैसे काली मिर्च, कॉफ़ी, कैस्टर, निम्फिया, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन प्लांट्स में आपको पेरिस्पर्म यानी कि जो न्यूसेलस की सेल्स होती हैं वो पाई जाती हैं। तो ये क्या हुआ, इस तरह से कम्प्लीटली एक तरह से ये जो ओव्यूल थे, यानी कि जो भी उस ओवरी के अंदर होते हैं, उस ओवरी में जितने भी ओवूल्स होते हैं, ऑल द ओवूल्स विल चेंज इनटू सीड। इस तरह से वो एक सीड बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया स्टूडेंट सीड का डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं क्या, आगे देखते हैं जैसे इस सीड की जो वाइबिलिटी है ये कितने टाइम तक रह सकती है, कोई सीड कितने समय तक यानी कि एक तरह से वाइबल रह सकते हैं। अब वाइबिलिटी से मीनिंग क्या होता है कि मान लो कोई सीड, अब जैसे मान लो फ्रूट भी बन गया, ठीक है, उसके बाद में क्योंकि अगला जो आएगा तो डेवलपमेंट ऑफ हो क्या होगा, ओवरी से फ्रूट बन जाएंगे। तो लेकिन अगर जब हम फ्रूट का फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उससे पहले अभी थोड़ा सा ये बता देते हैं आपको स्टूडेंट कि जो अब ये सीड बने, ये सीड की जो वाइबिलिटी है वो कितनी हो सकती है, या वाइबिलिटी से मीनिंग क्या होता है। तो जैसे वाइबिलिटी ऑफ सीड से मीनिंग होता है कि अगर मान लेते हैं जो एबिलिटी होती है सीड के जर्मिनेशन की, यानी कि द एबिलिटी ऑफ द सीड टू रिटेन द पावर ऑफ जर्मिनेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज वाइबिलिटी ऑफ सीड। यानी कि जो वाइबिलिटी है सीड की, उसके क्या तात्पर्य है, उसका क्या मीनिंग है, उसका मीनिंग होता है कि अगर मान लेते हैं जो सीड के अंदर जर्मिनेट करने की जो एबिलिटी होती है, जो उसके अंदर जर्मिनेशन की कैपेबिलिटी होती है, उसका अर्थ है कि वो वाइबल है। अगर वो सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा, अगर मान लीजिए आप उसको ऑल सारे जितनी भी कहते हैं, जितनी भी ऑल यानी जैसे फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, अगर हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा, इट मीन्स सीड कैसा है, सीड वो फिर नॉन वाइबल है। यानी कि सीड के अंदर जर्मिनेशन जो जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी है वो लॉस्ट हो चुकी है। तो अब वो क्या है, क्योंकि अगर आप उसको सारी कंडीशन दे रहे हैं, हालांकि जो सीड की वाइबिलिटी होती है
स्टूडेंट वो कई सारे फैक्टर्स पे निर्भर करती है। मान लीजिए अगर आप मान लीजिए जैसे मैंने अभी बताया था कि सीड बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएँ, कभी कभी देखते हैं ना कि सीड बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं हाई टेम्परेचर के कारण, क्योंकि उनमें थोड़ा मॉइस्चर रहना चाहिए, 10 से 15% सीड के अंदर मॉइस्चर कंटेंट रहना चाहिए। अगर लेकिन बाय चांस सीड के अंदर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाए, सीड बहुत ज़्यादा हाई जैसे कहते हैं एक तरह से डिहाइड्रेट हो जाए, हाईली डिहाइड्रेट हो जाए, तो क्या होगा, तब भी सीड नॉन वायबल हो सकते हैं। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं नमी के कारण भी, या जैसे कहते हैं टेम्परेचर के कारण भी, या उसमें क्या हो सकता है जैसे मान लीजिए उसका जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो डेवलप ही ना हुआ हो तो भी सीड नॉन वायबल हो सकते हैं, या उसकी डेथ हो गई हो, यानी कि वो एक तरह से जो एम्ब्रियो है वो मर गया हो एक तरह से, तो भी यानी कि सीड कैसे होते हैं, वो भी नॉन वायबल होते हैं। तो ये जो वायबिलिटी है किसी भी सीड की वो और कई सारे फैक्टर से भी यानी कि डिटरमाइन होती है स्टूडेंट्स कि वो सीड वायबल है या नहीं है। तो अब हम ये देखते हैं अगर मान लो कोई सीड वायबल है तो वो हम कैसे देखें वो कितने टाइम तक वायबल रह सकता है। हालांकि कोई सीड का अलग अलग प्लांट में जो सीड्स होते हैं स्टूडेंट्स उनकी जो वायबिलिटी है वो अलग अलग हो सकती है। ये जैसे कहते हैं इनकी वायबिलिटी वीक में भी हो सकती है, यानी एक सप्ताह की भी हो सकती है, या कई ये जैसे ईयर्स में भी हो सकती है, या कभी कभी 100 ईयर में भी हो सकती है, या मोर देन 100 से मतलब यानी 1000 ईयर में भी इनकी वायबिलिटी हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कुछ। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें जैसे ये फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा का जो प्लांट्स हैं, इन फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा के प्लांट्स में जो सीड्स की वायबिलिटी होती है स्टूडेंट्स, उनकी वायबिलिटी होती है लगभग 2000 ईयर्स, यानी कि 2000 सालों तक इनकी जो है वायबिलिटी रह सकती है। और ये प्लांट कहाँ मिलते हैं, जैसे नियर द डेड सी। ये डेड सी के अभी आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, इन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने इनको खोजा है, तो ये नियर जैसे कहते हैं डेड सी के पास इस तरह के सीड्स पाए गए हैं। और ये जब इनका पूरा एक डिस्क्रिप्शन मिला है तो ये पता चला कि ये फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा के यानी कि सीड्स हैं जिनकी जो वायबिलिटी है वो लगभग 2000 सालों तक रह सकती है। इसी तरह से और मैं ज़्यादातर जैसे बताता हूँ, एक और प्लांट है वो है लुपिनस अरेक्टिकस। ये जो लुपिनस अरेक्टिकस यानी कि ट्री है, पेड़ है, ये कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स, ये ट्री मिलता है यानी ये पौधा पाया जाता है आर्कटिक टुंड्रा। जो आर्कटिक टुंड्रा है आप जानते हैं टुंड्रा में बहुत ही लो टेम्परेचर होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, इसलिए इतने यानी कि कम तापमान पर, इतने कम यानी जैसे टेम्परेचर पर वहाँ की जो चीज़ें होंगी उस टेम्परेचर पे आसानी से डिकम्पोज नहीं होती। तो इन जो प्लांट्स में सीड होते हैं उनकी वायबिलिटी वो 10,000 सालों तक भी कैलकुलेट की गई है, यानी कि दे कैन सर्वाइव मोर देन 10,000 ईयर्स, यानी कि वो 10,000 सालों से भी अधिक सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए ये इनकी वायबिलिटी है। तो वायबिलिटी जो है सीड की, इसलिए हम कहते हैं कुछ जैसे वीक में भी हो सकती है, मंथ तक भी रह सकती है, ईयर्स में भी हो सकती है, सालों में जैसे अगर कहें तो 100 या मोर देन यानी कि 100 ईयर्स तक भी रह सकती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि वो अगर बाई चांस चलिए मान लेते हैं सीड वाइबल है, तो अब ये कैसे चेक करें कि वो सीड वाइबल होते हैं या फिर वो नॉन वाइबल है। इसके लिए स्टूडेंट्स उसकी वाइबिलिटी को जानने के लिए हमारे पास में 2 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं? नंबर 1 सिंपल सा एक मेथड तो यही होता है, जैसे हम कहें कि वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड। आप देखो जैसे जानते हो कि भाई आप सीड को जर्मिनेट करा के देख लो। अगर मान लीजिए आपके पास में कुछ सीड हैं तो आप उन सीड्स को जर्मिनेट करा के देख लीजिए, बो के देख लीजिए। अगर वो जर्मिनेट हो जाते हैं इट मीन्स कि सीड्स आर वाइबल, फिर तो सीड कहते हैं वो वाइबल हैं। और यदि वो नहीं जर्मिनेट करते, और जर्मिनेशन के लिए भी हम जो कंडीशन चाहिए, जितनी भी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, इफ़ ऑल आर फेवरेबल, अगर मान लेते हैं वो सभी की सभी कंडीशंस फेवरेबल हैं और फिर भी सीड मान लीजिए जर्मिनेट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब या तो वो डोरमेंट है, ठीक है, उसमें डोरमेंसी है, या फिर वो नॉन वाइबल है। तो हम उसको क्या देख रहे हैं, अगर उसकी हमने डोरमेंसी को भी ब्रेकअप कर दिया और तब भी वो सीड नहीं यानी कि एक तरह से जर्मिनेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो नॉन वाइबल है। तो एक तो हम जर्मिनेट करा के देख सकते हैं, पहला टेस्ट तो सिंपल सा ही है। दूसरा एक होता है टेस्टिंग देयर एबिलिटी टू रेस्पायर। अब क्या देखते हैं कि हम उसकी जो रेस्पायर करने की एबिलिटी है उसको चेक करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सभी जो वाइबल चीज़ें होती हैं, जो सभी यानी कि जीवित जैसे कहते हैं
ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट ही हों, एनिमल्स हों। अब ये सीड भी क्योंकि इसमें एम्ब्रियो है और वो हालांकि क्योंकि डोरमेंट स्टेज में है, हालांकि डोरमेंट से मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल यानी कि डेड होता है। डोरमेंट से मतलब होता है कि जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं उसके अंदर एम्ब्रियो की, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो बहुत ही स्लो हो जाती हैं, बहुत ही जैसे कहते हैं धीरी हो जाती हैं। हालांकि क्योंकि वो अब क्योंकि ग्रोथ नहीं कर रहा, उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो एक तरह से एंजाइम्स प्रॉपर्ली यानी कि काम नहीं करते, तो वो एक तरह से क्या है, जब अपनी यानी कि ग्रोथ शो नहीं करता तो वो डोरमेंट कंडीशन में आ जाता है, सस्पेंडेड यानी कि जैसे कहते हैं फेज में होता है। तो लेकिन वो वाइबल है, तो उसकी वाइबिलिटी को हम टेस्ट कैसे करें, तो उसको रेस्पिरेशन करके देख लीजिए। उसमें जो है ना रेस्पिरेशन, क्योंकि सभी लिविंग बीइंग में रेस्पिरेशन होता है, तो ये रेस्पिरेशन को कैसे टेस्ट करें, इसको टेस्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है स्टूडेंट, वो क्या है कि आप ऐसे सीड का जिसको आपको टेस्ट करना है, आप उस सीड का सेक्शन काटिए और सेक्शन ऐसे काटिए कि जिसमें एम्ब्रियो का भी कुछ भाग आए, यानी कि ऐसा नहीं विदाउट एम्ब्रियो सेक्शन नहीं काटना, हमने सीड का इस तरह से यानी कि उसका सेक्शन काटना है कि उसमें कुछ पार्ट उसके एम्ब्रियो का आना चाहिए। तो जब हम उस सेक्शन को अब क्या करेंगे, जो कटा हुआ सेक्शन है आप उसको किस में पॉइंट जैसे कहते हैं 0.1% जो सॉल्यूशन होता है किसका, ट्राइफिनाइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। इस ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का जो एक जैसे कहते हैं कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कोई कलर नहीं होता है, बिल्कुल लाइक ए वाटर, पानी जैसा होता है ये। इस पानी जैसे सॉल्यूशन का जो होगा, आप इस पानी जैसे सॉल्यूशन में इसको इमर्स कर दीजिए, इस सेक्शन को उसमें डिप करा दीजिए, डुबो दीजिए। और ये सॉल्यूशन कितना है, 0.1% का है। 0.1% का आपने ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया और उसमें आपने उस सीड के यानी कि सेक्शन काट के और उसमें जिसमें कि एम्ब्रियो भी हो उसको आपने उसमें इमर्स कर दिया, इमर्जिंग कर दिया, यानी कि डुबो दिया, डिप करा दिया। और डिप कराने के बाद में अब आप उसको देखिए कि उस सॉल्यूशन के कलर में कोई चेंज आता है। अगर मान लीजिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो ऐसे ही रहता है, ट्रांसपेरेंट कलरलेस सॉल्यूशन रहता है, तो इसका मतलब है कि वो नॉन वाइबल है। और यदि बाय चांस उसके कलर में कोई चेंज देख रहे हो आप, और वो कौन सा चेंज देख रहे हो कि उसका जो कलर होगा वो कलरलेस यानी कि ट्राइजोलियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, समझ में आ गया, जो टेट्राजोलियम क्लोराइड अभी जो मैंने बताया आपको, जो ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का कलरलेस यानी कि सॉल्यूशन होता है, वो अगर मान लीजिए उसका एम्ब्रियो वाइबल है तो ये क्या काम करेगा स्टूडेंट्स, इस यानी कि कलरलेस सॉल्यूशन को चेंज करा देगा किसमें, इनसोलेबल एक जैसे कहते हैं डाई यानी कि कलर, ट्राई जैसे कहते हैं ट्राइफिनाइल फॉर्माजोन में। ये क्या है, ट्राइफिनाइल जो फॉर्माजोन है ये एक पिंक कलर यानी कि इसका डेवलप हो जाएगा। यानी उस सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो वो सॉल्यूशन टर्न हो जाता है किसमें, पिंक कलर के ट्राइफिनाइल फॉर्माजेन में। किसके कारण, ड्यू टू द रिडक्शन। इसका मतलब उसका जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो के कारण उसमें रिडक्शनल डिवीजन हो रही है, रिडक्शन हो रहा है। तो उस रिडक्शन के कारण क्या हो गया स्टूडेंट्स, उसका जो कलर था वो चेंज होके पिंक कलर उसने बना लिया। तो इसका मतलब ये इसकी वाइबिलिटी को बता रहा है कि वो जो सीड है वो कैसा है, वाइबल है। तो इस तरह से हम उस सीड की वाइबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अगर वो मान लो कलर नहीं आता तो फिर वो क्या है स्टूडेंट, फिर वो नॉन वाइबल है। तो ये एक तरह से हमने आपको सीड का डेवलपमेंट, सीड की वाइबिलिटी और सीड की वाइबिलिटी को टेस्ट करने के तरीके बताए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी स्टूडेंट्स, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।